नमस्कार, वेलकम टू मुक्ता होम साइंस स्टडी। आज हम आगे के टॉपिक मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क यार्न के बारे में बात करेंगे कि किन किन स्टेप को फॉलो करके सिल्क से धागे का निर्माण किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिल्क से धागे का निर्माण। ओके, तो ये है, इसको यहाँ पर दिया है रीलों से लक्षियाँ बनाई जाती है। यहाँ पे ये टॉपिक है, ये सिल्क धागे का निर्माण, जिसमें रीलों से लक्षियाँ बनाई जाती है। 5 से 10 पॉइंट की लक्षियाँ एक साथ बांधकर बुक के रूप में तैयार की जाती है। 135 पॉइंट की बुक की गांठ, जिसे बेल, तैयार की जाती है। अब रेशम बटाई के लिए तैयार होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रेशा तो तैयार कर लिया गया कि किन किन स्टेप को फॉलो करके, जिसमें वो उसकी खेती की जाती है, शहतूत की खेती, और उस पे कीड़े का पालन होता है। फिर उससे जो रेशा निकलता है उसको साफ़ करना, ब्रश करना, लपेटना और कंघी करना, जिससे कि एक रेशा मिलता है, और वो उसे स्वच्छ करके उसे बराबर मिलाते हैं, कंघी कॉम्ब करते हैं ना, तो जिससे वो रेशा बराबर में आ जाता है। लेकिन अभी उसकी बटाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो धागे का निर्माण उसका नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है सिल्क धागे का निर्माण, तो अब रेशे से धागे का निर्माण करना। ठीक है, यहाँ पर रेशे का तो निर्माण हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे धागे का निर्माण। ठीक है, धागा कैसे बनता है, रेशम से धागा कैसे बनता है। तब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले विरंजन करना होगा, ब्लीच करना होगा। ठीक है, ब्लीच करना होगा किसी रेशम को, यानी रेशा जो प्राप्त हुआ है उसे ब्लीच करना होगा। ठीक है, तो रेशम की लक्षियों को सफ़ेद बनाने के लिए कई बार विरंजन की क्रिया की जाती है। ठीक है, और हाँ, इस पे मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है कि किनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, विरंजन में किन किन विरंजक का यूज़ किया जाता है, जिसमें नाम ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, और दूसरा है यहाँ पर दिया हुआ है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहाँ पर है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये दो व्यंजक हैं जिनका नाम ध्यान रखना होगा। ठीक, तो धागे के निर्माण के लिए जो रेशा प्राप्त हुआ है उसके लिए क्या करना होगा, विरंजन करना होगा। उसे सफ़ेदी लाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ करना होगा, ब्लीच का यूज़ करना होगा। उत्पादित सिल्क में ब्लीचिंग की क्रिया से रेशा सफ़ेद तो होता है, साथ ही सारा गोंद भी निकल जाता है। जैसे सैरिन, वो उसमें गोंदनुमा पदार्थ लगा होता है, जिससे प्यूपा अपनी एक तरीके से जो लार्वा होती है वो अपने ऊपर रेशों को, जो कोकून होता है, उसे इकट्ठा कर लेता है, और उसमें गोंद होता है। ठीक है, और जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वो सूख करके कड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें से लसलसा पदार्थ होता है, गोंदनुमा पदार्थ होता है, जिससे मॉइस्चर रहता है, वो गोंदनुमा पदार्थ है। ठीक है, जिसे सैरिन बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया विरंजन। फिर आगे है ठीक है, गोंद हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, विरंजन करना हुआ। दूसरा, गोंद हटाया जाएगा। गोंद, जिस पे गोंद कुछ अंश रह गया है, साफ़ करने के बाद भी कुछ अंश रह जाता है, जब उसे धागे के निर्माण किया जाता है तो उसमें भी कुछ अंश रह गया है गोंद का, तो उसे हटाने की प्रक्रिया होगी। अब फिर सोचिए कि जब गोंद को हटा दिया जाएगा तो वो जो रेशा है वो काफ़ी हल्का हो गया है। अब उसे भारी बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ये सब दिया हुआ है इसके अंतर्गत। जैसे दिया है कि गोंद हटाना, तो तैयार धागे में जो रेशम का अंश रह जाता है उसे हटाना आवश्यक रहता है। यह क्रिया वस्त्र निर्माण के पश्चात भी की जा सकती है। गोंद का बहुत कम अंश धागे में उपस्थित रहता है, इससे धागा निर्बल नहीं पड़ता। गोंद
हट जाने के पश्चात धागा कोमल एवं चमकदार हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि गोंद हटाना, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले ब्लीच करना, जिसमें सोडियम परऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करना होगा ब्लीच करने के लिए। उसके बाद गोंद को हटाया जाएगा। गोंद हटाने के लिए जो कुछ अंश रह गया है धागे के रूप में, जैसे कि रेसा बनाने में जिन जिन स्टेप को फॉलो किया गया था, तो उसमें गोंद हटाने की भी प्रक्रिया की गई थी, लेकिन फिर भी जो कुछ अंश रह गया है तो उसमें पूरी तरह से गोंद हटाया जाता है। तो और गोंद हटाने के बाद क्या होगा, वजन में कमी आ जाएगी। तो फिर वजन कैसे बढ़ाना होगा, तो तीसरा स्टेप आता है वजन बढ़ाना। तीसरा स्टेप है वजन बढ़ाना। तो रेशम के तंतुओं से सूत निर्माण के पूर्व डीगमिंग अर्थात गोंद हटाने की प्रतिक्रिया की जाती है। इससे रेशम का वजन कम हो जाता है, अतः इनमें वजन बढ़ाने की आवश्यकता होती है। वजन बढ़ाने के लिए रासायनिक एवं माड़ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। वजन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक एवं माड़ का प्रयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों का 20% वजन रेसिन के कारण होता है। रेशम वस्त्रों का 20% वजन किसके कारण होता है, रेसिन के कारण। ठीक है, रेसिन के कारण। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा रंगाई करना। ठीक है, रंगाई करना। तो रंगाई में है कि रेशम पर अम्लीय रंग आसानी से चढ़ जाते हैं। कौन से रंग, अम्लीय रंग। अम्लीय रंग आसानी से चढ़ जाते हैं। इन रंगों से रेशम में विशेष चमक आ जाती है। ये रंग पक्के होते हैं। ठीक है, तो रंगाई के लिए अम्लीय रंग। छपाई में स्क्रीन, रोलर और ब्लॉक द्वारा छपाई की जाती है। परिसज्जा की बात करें तो परिसज्जा में उनको परिसज्जित करना होगा। प्राकृतिक चमक, कोमलता, लचीलेपन, लटकनशीलता के कारण परिसज्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये स्टेप हो गए सारे। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सिल्क धागे का निर्माण। जैसे सबसे पहले बात की गई कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है, तो ये जो फॉलो किया गया था, शहतूत की खेती करना, कीड़ों का पालन, और कीड़ों के पालन में ही ये 4 अवस्थाओं को से गुजारा जाता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। उसके बाद कीड़े के पालन के बाद जो रेशा प्राप्त हुआ है उसको साफ़ करना, ब्रश करना, लपेटना और कंघी करना। तो उसके बाद क्या है, इन सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद रेशा प्राप्त होता है, एक स्वच्छ रेशा प्राप्त होता है। और उससे धागे के लिए क्या करेंगे, धागा बनाने के लिए उसकी बटाई की जाती है। जो धागा है उसकी बटाई की जाएगी, जिससे कि जो है वो धागा रेशा है वो धागे में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये रेशा है और रेशों को जो है 2 रेशों या 3 रेशों को मिला करके बटा जाएगा। ठीक है, वो एक दूसरे को ऐठन दी जाएगी, जिससे कि वो बटा जाएगा और वो एक धागा का रूप लेगा। ठीक है, फिर उनको इन सब स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसमें धागे के निर्माण के बाद बुनाई करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है क्लॉथ्स बनाने के लिए। तो उसके लिए विरंजन की क्रिया होगी। सबसे पहले उसे विरंजित किया जाएगा किन चीज़ों से, किन विरंजक से, तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाम याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड और आपका है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, फिर है गोंद हटाना। दूसरा स्टेप होता है गोंद हटाना। गोंद हटाने में जो रेशे में कुछ गोंद रह गया है, सेल्सिन, तो उसको हटाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, वजन में हल्का हो जाएगा। फिर उसका तीसरा स्टेप रहेगा वजन बढ़ाना। तो फिर वजन बढ़ाने के लिए माड़ का यूज़ करेंगे या कुछ रासायनिक का यूज़ किया जाएगा। फिर रंगाई की जाएगी। रंगाई में अम्लीय रंग का प्रयोग किया जाएगा। छपाई में स्क्रीन, रोलर, ब्लॉक का यूज़ किया जाएगा। किया जा सकता है किसका, स्क्रीन, रोलर और ब्लॉक्स। लास्ट स्टेप है परिसज्जा। प्राकृतिक चमक, कोमलता, लचीलेपन एवं लटकनशीलता के कारण परिसज्जा
परिचर्या की आवश्यकता होती है। कई सारी परिचर्याएँ हैं तो उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये धागे का निर्माण हो गया। ये धागे के निर्माण के बाद का प्रोसेस है, उसे विरंजन करना, गोंद हटाना, वजन बढ़ाना, रंगाई, छपाई, परिचर्या, और ये क्लॉथ बनने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसे वस्त्र कपड़े बनने हेतु तैयार है। तो इस वीडियो में ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की नहीं, एक चीज़ और रह गई है जिसमें इनके टाइप्स ऑफ सिल्क, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के लिए दूसरे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।